आज रवि ऑफिस से जैसे ही घर लौटा तो अचानक फोन की घंटी बज उठी। रवि ने फोन उठाया तो दूसरी ओर से आवाज आई। हेलो, क्या आप विमला जी के बेटे रवि शर्मा बोल रहे हैं? जी हाँ, मैं रवि बोल रहा हूँ। रवि ने जवाब दिया। मैं आशीर्वाद वृद्धाश्रम से बात कर रही हूँ। आशीर्वाद वृद्धाश्रम का नाम सुनते ही रवि तुरंत चिंतित स्वर में बोला। जी बोलिए, क्या बात है? मेरी माँ तो ठीक है ना? उन्हें कोई तकलीफ तो नहीं है? दूसरी ओर से आवाज आई। जी हाँ, आपकी माताजी बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन हमें आपसे कुछ जरूरी बात करनी थी। दरअसल हमें आपको बताना था कि हमारे वृद्धाश्रम की जमीन सरकार ने अपने कब्जे में ले ली है और इसके बदले हमें शहर में 10 किलोमीटर दूर दूसरी जगह दी गई है। वहाँ वृद्धाश्रम की बिल्डिंग बनाने का काम अभी पूरा नहीं हुआ है। उम्मीद है कि 1 महीने के भीतर ये काम पूरा हो जाएगा। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में हमारी यही कोशिश है कि वृद्धाश्रम के बुजुर्गों को कोई असुविधा ना हो। इसीलिए आपसे गुजारिश है कि यदि हो सके तो 1 महीने के लिए आप अपनी माताजी को अपने पास रख लें। जैसे ही वृद्धाश्रम की बिल्डिंग बनाने का काम पूरा हो जाएगा, हम आपको सूचित कर देंगे। ठीक है, मैं कल सुबह ही आकर माँ को वहां से ले जाता हूँ। ऐसा कहकर रवि ने फोन रख दिया। फोन सुनते ही रवि कुछ सोच में पड़ गया। तभी उसकी पत्नी कोमल रसोई घर से बाहर आई और बोली। किस सोच में डूबे हैं? किसका फोन था? रवि ने कहा। वृद्धाश्रम से फोन था। वे बता रहे थे कि वृद्धाश्रम शहर से बाहर ट्रांसफर किया जा रहा है, इसीलिए हमें माँ को कुछ दिनों के लिए अपने पास रखना होगा। क्या? और तुमने हाँ कर दी? कोमल चौंकते हुए बोली। तो क्या करता कोमल, अपनी माँ को परेशान होने के लिए ऐसे ही छोड़ देता? रवि ने कहा। लो, बैठे बिठाए अब एक और मुसीबत, कोमल ने मुंह बनाते हुए कहा। तो रवि बोला। कोमल, ऐसे समय में जब उन्हें मेरी सबसे ज्यादा जरूरत थी, तब सिर्फ तुम्हारी जिद की वजह से मैंने उन्हें वृद्धाश्रम में छोड़ दिया। सिर्फ तुम्हारे कारण ही मेरी माँ मेरे साथ नहीं रह पा रही, और अब मेरी माँ का कुछ दिनों के लिए यहाँ रहना भी तुम्हें मुसीबत लग रहा है? कोमल गुस्से में बोली। रवि, हमारे घर में सिर्फ 2 ही कमरे हैं, तो उनके लिए रहने की जगह कैसे बन पाएगी? और फिर हमारे बेटे सोनू के पेट में इन्फेक्शन की वजह से मैं पहले ही ऑफिस से बहुत सारी छुट्टियां ले चुकी हूँ। फिर भी उसकी तबीयत जस की तस बनी हुई है। न जाने कब ये परेशानी दूर होगी। ऊपर से अब तुम्हारी माँ भी। कहते हुए कोमल नाराजगी जताते हुए चली गई। अगले दिन रवि सुबह जल्दी उठ गया और तैयार होकर अपनी गाड़ी में बैठकर माँ को वृद्धाश्रम से लाने चला गया। उधर आश्रम में विमला जी को वहां की संचालिका ने पहले ही बता दिया था कि आज उनका बेटा उन्हें लेने के लिए आ रहा है और वो अब 1 महीना अपने बेटे के घर पर ही रहेंगी। इतने दिनों बाद अपने बेटे का चेहरा देखेंगी, ये सोचकर ही विमला जी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। लेकिन फिर अगले ही पल इस बात से उदास भी हो गई कि उनका बेटा अपनी मर्जी से उन्हें लेने नहीं आ रहा, बल्कि माँ को अपने साथ रखना उसकी एक मजबूरी है। विमला जी अपने कपड़े एक बैग में रखने लगी। बिस्तर के पास रखी मेज पर उन्होंने अपने छोटे से परिवार की एक तस्वीर रखी हुई थी, जिसमें उनके पति राम प्रसाद जी ने अपने 1 साल के बेटे रवि को गोद में उठाया हुआ था। बैग में उस तस्वीर को रखने से पहले उसे उठाकर बड़े प्यार से निहारने लगी और उनके कानों में उनके नन्हे रवि की किलकारियां गूंजने लगी। विमला जी अपने अतीत में खो गईं और उनके सामने बेटे के बचपन की यादें जीवंत हो उठी। विमला जी अपने पति राम प्रसाद जी के साथ गांव में रहती थी। राम प्रसाद जी गांव में ही एक सरकारी स्कूल में टीचर थे, जबकि विमला जी खुद बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन बहुत समझदार और कुशल गृहिणी थी। गांव में उनका अपना पुश्तैनी घर था। बहुत ज्यादा खुशहाली तो नहीं थी, लेकिन किसी चीज की कोई कमी भी नहीं थी। कमी थी तो बस ये कि शादी के 5 साल बीत जाने के बाद भी उनकी कोई संतान नहीं हुई थी। न जाने कितने तीर्थ स्थलों पर उन्होंने माथा टेका, कितनी मन्नतें मांगी। आखिरकार भगवान ने उनकी सुन ली और रवि के रूप में उन्हें संतान प्राप्ति हुई। माता पिता बड़े ही लाड़ प्यार से अपने बच्चे को पालने लगे। नन्हा रवि तो अपनी माँ के बिना खाना भी नहीं खाता था। उसकी जरा सी रोने की आवाज सुनकर भी सारा काम छोड़कर दौड़ी आती थी विमला जी। अपने बेटे को देखकर वो दोनों खुशी से फूले नहीं समाते थे। वो दोनों सोचते थे
कि रिटायरमेंट के बाद उनकी खूब सेवा होगी और वो दोनों बड़े आराम से जिंदगी गुजारेंगे। पिता ने उसकी पढ़ाई में कभी पैसों की कमी नहीं आने दी। स्कूल के बाद उसने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की और पढ़ाई पूरी होने के बाद एक अच्छी कंपनी में उच्च पद की नौकरी हासिल कर ली। अपने साथ काम करने वाली कोमल को वो पसंद करने लगा और जल्दी ही दोनों ने शादी करने का फैसला कर लिया। कोमल एक मॉडर्न लड़की थी जो एकदम बिंदास प्रवृत्ति की थी। बचपन में ही उसकी माँ चल बसी थी और उसके पिता ने पढ़ाई लिखाई के लिए उसे हॉस्टल भेज दिया था। पढ़ाई खत्म होने के बाद उसने नौकरी शुरू कर दी, लेकिन इस दौरान वो कभी परिवार शब्द का मतलब ही नहीं जान पाई थी। जब रवि ने अपनी पसंद के बारे में अपने माता पिता को बताया तो विमला जी और राम प्रसाद जी ने अपने मन को ये सोचकर समझा लिया कि वक्त का ही तकाजा है। आजकल बच्चे अपनी पसंद से ही शादी करते हैं, इसलिए उन्होंने अपने बेटे की खुशी की खातिर इस रिश्ते के लिए हाँ कर दी। लेकिन कोमल ने शादी होते ही रवि से साफ तौर पर कह दिया कि उसे अपने जीवन में किसी की भी दखल अंदाजी पसंद नहीं है और ना ही वो गांव में रहना चाहती है। कोमल की दो टूक बात सुनकर रवि हैरान रह गया था। उसने अपनी पत्नी को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो नहीं मानी। आखिरकार शहर में रहने के इरादे से कुछ दिनों बाद उन दोनों ने गुड़गांव की एक कंपनी में नौकरी ज्वाइन कर ली और अपने माता पिता को छोड़कर बड़े शहर में ही अपनी नई दुनिया बसा ली। गांव में विमला जी और राम प्रसाद जी मायूस महसूस कर रहे थे। रह रह कर विमला जी सोचती थी कितने अरमान थे उनके कि बहू के आने पर वो उस पर अपने प्यार और दुलार की बरसात करेंगी, लेकिन सब अरमान धरे की धरे रह गए। धीरे धीरे समय बीतने लगा। उनका बेटा अब 2 बच्चों का पिता बन चुका था और राम प्रसाद जी अपनी नौकरी से रिटायर हो चुके थे। विमला जी और राम प्रसाद जी का बहुत दिल करता कि अपने पोता पोती को खूब प्यार दुलार दें। कभी कभी बच्चों से मिलने जाते भी तो 2-4 घंटे बिताकर वापस आ जाते। उनके बेटा बहू कभी उन्हें अपने साथ रहने के लिए नहीं कहते थे, लेकिन फिर भी दोनों गांव में एक साथ थे तो जीवन की गाड़ी बिना किसी परेशानी के चल रही थी। लेकिन एक दिन अचानक राम प्रसाद जी की एक सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई और उसी दिन विमला जी की दुनिया उजड़ गई। वो तो एकदम टूट ही चुकी थी। पिता की मृत्यु की खबर सुनते ही रवि तुरंत अपनी पत्नी और बच्चों को लेकर गांव पहुंच गया और सारी रस्में निभाई। उनकी बहू कोमल औपचारिकताएं निभाकर 4 दिन बाद ही बच्चों को लेकर वापस गुड़गांव लौट आई थी, जबकि रवि पूरे 15 दिन गांव में ही रुका था। सब कुछ सही तरीके से निपटाकर वो ये कहकर वापस गुड़गांव चला आया कि जल्दी ही माँ को अपने साथ ही गुड़गांव ले जाएगा। एक दिन पड़ोसन हालचाल पूछने आई तो बातों ही बातों में विमला जी ने उन्हें बताया कि अब उनका बेटा उन्हें अपने साथ शहर ले जाएगा। तो पड़ोसन बोली, अरे विमला, तुम भी क्या बात करती हो? अगर ले जाना ही होता तो पहले ना ले जाता। भाई साहब को गुजरे कितने दिन बीत गए और आजकल की बहू को भी कहाँ पसंद है सास ससुर के साथ रहना। कोई अखबार वगैरह पढ़ती हो या नहीं? आजकल के बच्चे अपने माँ बाप को अपने साथ ज्यादा नहीं रखना चाहते। ज्यादा हुआ तो कुछ पैसे देकर अपने कर्तव्य की इतिश्री कर लेते हैं। ये बात सुनते ही विमला जी चौंक गई, लेकिन फिर अपने दिल को समझाते हुए बोली, अरे नहीं, मेरा बेटा ऐसा नहीं है, वो मुझे लेने जरूर आएगा। विमला जी ने उनकी बात को नकार दिया था, लेकिन बेटे की राह देखते देखते 6 महीने बीत गए। रवि उन्हें लेने नहीं आया। अब तो अकेलापन उन्हें अवसाद से ग्रसित करने लगा था और वो बीमार रहने लगी थी। इस बात का जब रवि को पता चला तो उससे रहा नहीं गया। लेकिन जैसे ही उसने गांव जाकर माँ को शहर लाने की बात कही तो कोमल लड़ने झगड़ने पर उतारू हो गई और उसने साफ साफ कह दिया, या तो इस घर में अपनी माँ को रखो या मुझे। परेशान होकर रवि ने अपनी माँ के लिए गुड़गांव में ही एक वृद्धाश्रम में रहने का इंतजाम करवा दिया, जहाँ सुख सुविधा की हर चीज मौजूद थी। बस नहीं था तो उनका अपना परिवार, लेकिन फिर भी वहां उनका अच्छे से ख्याल रखा जाने लगा। विमला जी सुबह उठकर अपने हमउम्र लोगों के साथ योगाभ्यास करती और दिन में कोई धार्मिक पुस्तक पढ़ लेती या फिर बागवानी करने में अपना समय बिताती। धीरे धीरे उनकी सेहत सुधरने लगी थी। आज उन्हें वृद्धाश्रम में आए 5 साल बीत चुके थे।
इस दौरान रवि कभी कभी अपनी माँ से मिलने आ जाया करता था, लेकिन इस बार शायद काम में ज्यादा बिजी रहने की वजह से 6 महीने बीत गए थे। वो उनसे मिलने नहीं आया था। अतीत के समुद्र में गोते लगाती विमला जी अभी ये सब सोच ही रही थी कि पीछे से आवाज आई, माँ कैसी हैं आप? रवि ने माँ के चरणों में प्रणाम करते हुए कहा। बेटे का चेहरा देखते ही विमला जी के चेहरे पर एक मुस्कान फैल गई। फिर सब कुछ भूलकर बेटे को ढेरों आशीर्वाद देने लगी। रवि उनका सामान गाड़ी में रखकर उन्हें अपने साथ बिठाकर ले आया। घर पहुंचकर दरवाजे की घंटी बजाई तो कोमल ने दरवाजा खोला। आज कोमल ने रवि के कहने पर ऑफिस से छुट्टी ली थी। अपनी सासू माँ विमला जी को सामने देखकर उसने थोड़ी हिचकिचाहट के साथ उनके पैर छुए। रवि उनका सामान अंदर रखने लगा और विमला जी अपनी बहू को देखकर मुस्कुराते हुए उसके सिर पर बड़े प्यार से हाथ फेरने लगी और आशीर्वाद देने लगी। कोमल भी एक फीकी सी मुस्कान के साथ बोली, आइए माँ जी, अंदर आकर बैठिए। किसी के आने की आवाज सुनकर बच्चे तुरंत दौड़ते हुए आए। आप किससे बात कर रही थी? विमला जी की 6 साल की पोती बोली। तभी शरारती लहजे में उसका 8 वर्षीय भाई सोनू बोला, अरे देख तो, हमारे घर में मेहमान आए हैं। तभी पीछे से रवि आया और मुस्कुराते हुए कहने लगा, बेटा ये कोई मेहमान नहीं है, ये तुम्हारी दादी माँ हैं। जब तुम छोटे थे तब इनसे मिले थे। चलो जल्दी से इनके पैर छूकर आशीर्वाद लो। अपने पोते पोती से मिलकर विमला जी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने बच्चों को अपने सीने से लगाकर खूब प्यार किया और गुड़िया को तो अपनी गोद में ही बिठा लिया। वे बच्चों के साथ हंसने बोलने लगी, लेकिन इधर अंदर ही अंदर कोमल के कलेजे पर सांप लौट रहे थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि 2 कमरों के फ्लैट में वो अपनी सासू माँ के रहने का इंतजाम कहाँ करे। मन ही मन उसे अपने पति पर गुस्सा भी आ रहा था कि अगर माँ को वृद्धाश्रम से लेकर आना इतना ही जरूरी था तो उन्हें गांव क्यों नहीं छोड़कर आए। यहाँ मेरे सिर पर बैठाने की क्या जरूरत थी। विमला जी अपनी बहू का स्वभाव जानती थी। कोमल का फूला हुआ चेहरा उसकी नाराजगी साफ बयान कर रहा था, लेकिन उसके इस रवैये को नजरअंदाज करते हुए विमला जी बच्चों से कहने लगी, अरे बच्चों, तुम्हारी दादी इतने समय बाद तुम्हारे घर आई है, तो क्या अपनी दादी को अपना कमरा नहीं दिखाओगे? हाँ दादी, जरूर दिखाएंगे। कहते हुए बच्चे अपनी दादी का हाथ पकड़कर अपने कमरे में ले गए। रवि बोला, बच्चों अपनी दादी का सामान भी अपने कमरे में ही रख दो। आज से दादी तुम्हारे पास तुम्हारे कमरे में ही सोएंगी। फिर एक प्यारी सी मुस्कान के साथ बोला, तुम जानते हो तुम्हारी दादी बहुत अच्छी अच्छी कहानियां सुनाती हैं। रात को सोने से पहले उनसे कहानी जरूर सुनना। इतना सुनते ही दोनों बच्चे खुशी से चहक उठे। कमरे में बैठकर कभी अपनी दादी को अपने खिलौने दिखाने लगते तो कभी उनके साथ गेम खेलने की जिद करने लगते। कोमल ने डाइनिंग टेबल पर खाना लगाया तो विमला जी दोनों बच्चों के साथ खाना खाने के लिए बैठ गई। रवि भी हाथ धोकर आ गया था। कोमल रसोई में सबके लिए गर्मा गर्म रोटियां सेक रही थी। तभी विमला जी बोली, एक बात तो अच्छी हो गई बेटा, बहुत दिनों से मेरा भी बच्चों के साथ समय बिताने का बहुत मन कर रहा था। भगवान ने मेरी ये इच्छा भी पूरी कर दी। अब तो चाहे भगवान अपने पास भी बुला ले तो भी कोई गिला नहीं। माँ की ये बात सुनकर रवि की आंखों में आंसू भर आए, लेकिन उन्हें किसी तरह छुपाते हुए वो खाना खाने लगा। सब लोग बड़े चाव से खाना खा रहे थे, लेकिन सोनू ने केवल थोड़ा सा ही खाना खाया और प्लेट सरकाते हुए बोला, बस मुझे और भूख नहीं है। ये देखकर विमला जी बोली, अरे बेटा, तुमने तो बिल्कुल भी नहीं खाया। खाना नहीं खाओगे तो खेलने की ताकत कैसे आएगी? तभी रवि बोला, माँ, सोनू के पेट में इन्फेक्शन चल रहा है, जिसकी वजह से उसे अक्सर पेट दर्द और उल्टी की शिकायत रहती है और भूख भी नहीं लगती। विमला जी चिंतित होकर बोली, तो बेटा डॉक्टर को क्यों नहीं दिखाया? दिखाया था माँ, पर दवाइयों का कुछ खास असर नहीं हो रहा। कहते हुए रवि भी चिंतित हो उठा। रात के समय विमला जी के सोने का इंतजाम बच्चों के कमरे में ही कर दिया गया। बच्चे दादी के आने से बहुत खुश थे। सोने से पहले विमला जी ने उन्हें माखन चोर कान्हा जी की कहानी बड़े ही रोचक ढंग से सुनाई। दोनों बच्चे बड़े ध्यान से दादी की कहानी सुनने लगे। विमला जी को आए अभी एक दिन भी नहीं हुआ था कि दोनों बच्चे उनसे बहुत अच्छे से घुल मिल गए थे।
अगले दिन सुबह जब कोमल की आंख खुली तो देखा कि घड़ी में 7 बज रहे थे। ऑफिस को देर हो जाएगी, ये सोचकर जल्दी से उठी और नहा धोकर अपने और बच्चों के लिए 2 मिनट में नूडल्स बनाने के लिए रसोई घर की ओर दौड़ी। लेकिन जैसे ही वो अपने कमरे से बाहर निकली, ये देखकर हैरान रह गई कि रसोई घर खाने की खुशबू से महक रहा था। उसकी सासू माँ ने सुबह सुबह ही आलू गोभी की सब्जी और गर्मा गर्म पराठे बना दिए थे। ये देखकर कोमल को थोड़ी शर्मिंदगी हुई, लेकिन दूसरे ही पल विमला जी के प्यार भरे शब्दों ने उसकी शर्मिंदगी दूर कर दी। अरे उठ गई कोमल बेटा, तुम ऑफिस के लिए तैयार हो जाओ। मैंने सबके टिफिन तैयार कर दिए हैं, चाय नाश्ता भी तैयार है। जल्दी से नाश्ता कर लो, नहीं तो ऑफिस जाने में देर हो जाएगी। विमला जी बोली। ठीक है माँ जी, लेकिन पहले मैं बच्चों को तैयार कर देती हूँ, मुस्कुराते हुए कोमल ने कहा। तभी पीछे से बच्चों की आवाज आई। माँ, हमें तो दादी ने तैयार कर दिया है। आज तो हम दादी के साथ ही सुबह सुबह उठ गए थे। ये सारा नज़ारा देखकर कोमल हैरान रह गई। ऑफिस में लंच टाइम हुआ तो कोमल ने अपना टिफिन खोला। उसके टिफिन को देखते ही उसके सहकर्मी हैरान रह गए और बोले, कमाल है कोमल, आज तुम नूडल्स या सैंडविच की बजाय पराठे और सब्जी लेकर आई हो, और इतनी शानदार खुशबू आ रही है कि खाने का मन कर रहा है। लेकिन तुम्हारी जीवन शैली में इतना परिवर्तन कैसे आया? तुम्हें तो सुबह सुबह खाना बनाने का समय ही नहीं मिलता। तब कोमल बोली, दरअसल बात यह है कि कुछ दिनों के लिए मेरी सासू माँ हमारे घर रहने आई हैं। ये सब उन्होंने ही बनाया है। कोमल और उसके सहकर्मियों ने देसी घी के पराठे और चटपटी आलू गोभी की सब्जी का आनंद लिया और सब लोग वाह वाह करते हुए उंगलियां चाटते ही रह गए। शाम को जब कोमल और रवि घर लौटे, उस समय तक बच्चे भी घर आ चुके थे। कोमल के आते ही गुड़िया बोली, मम्मी, आज हमें स्कूल में टिफिन खाने में बहुत मजा आया। हर रोज मैगी, नूडल्स और सैंडविच खा खा कर हम बोर हो गए थे। फिर सोनू ने कहा, हाँ मम्मी, आज तो मैंने भी अपना टिफिन पूरा खत्म किया और मुझे पेट में दर्द भी नहीं हुआ। सच? सोनू की तबीयत में सुधार देखकर कोमल और रवि खुश होते हुए बोले। तभी विमला जी सोनू को सहलाते हुए बोली, और आगे से कभी दर्द होगा भी नहीं। अब देखना, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। अपने बच्चों को दादी माँ का प्यार मिलते देखकर रवि बहुत खुश था। विमला जी ने देखा कि दोनों बच्चे थोड़ी थोड़ी देर बाद बाजार के चिप्स और बिस्किट की डिमांड करते थे। उन्होंने बच्चों के लिए घर पर ही देसी घी और आटे के बिस्किट, आलू के चिप्स और नमकीन मठरी बनाकर रख दी। दादी के बनाए हुए इन स्नैक्स के आगे अब बच्चों को पैक्ड फूड बेकार लगने लगा था और साथ ही उनकी सेहत में भी सुधार हो रहा था। सासू माँ के आने से कोमल को तो जैसे बच्चों की चिंता ही नहीं रही थी। बच्चों के स्कूल से आने के बाद विमला जी उनकी खूब संभाल करती, गर्मा गर्म खाना बनाकर खिलाती। अब घर में रेडी टू ईट खाने के पैकेट आने बंद हो गए थे। सब लोग घर पर बना गर्मा गर्म और ताज़ा खाना खाने लगे थे। जो बच्चे पहले स्कूल से आते ही टीवी या मोबाइल में बिजी हो जाते थे, वो बच्चे अब अपनी दादी माँ के साथ समय बिता रहे थे। सुबह के समय तो स्कूल जाने की जल्दी होती थी, लेकिन शाम के समय वो दोनों रोजाना दादी माँ के साथ सोसाइटी में बने मंदिर में जाने लगे। हैरानी की बात तो ये थी कि उन्हें मालूम ही नहीं था कि उनकी सोसाइटी में कोई मंदिर भी है। कोमल और रवि के पास तो समय ही नहीं था उन्हें मंदिर ले जाने के लिए, लेकिन दादी के साथ रहकर वो दोनों अच्छी अच्छी बातें और अच्छे संस्कार सीख रहे थे। एक रात कोमल पानी पीने के लिए उठी तो बच्चों के कमरे से आती कुछ आवाज़ों ने उसका ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। जब उसने देखा तो विमला जी बड़े प्यार से दोनों को धार्मिक कहानी सुना रही थीं। दोनों बच्चे दादी के इर्द गिर्द लेटे हुए बड़े ध्यान से कहानी सुन रहे थे। ये नज़ारा देखकर कोमल बहुत प्रभावित हुई। विमला जी बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन हिंदी भाषा की उन्हें अच्छी जानकारी थी और ये बात रवि जानता था। जब उसने बच्चों को ये बात बताई तो बच्चे बहुत खुश हो गए, क्योंकि कोमल बाकी सभी विषय तो उन्हें अच्छे से पढ़ाती थी, लेकिन हिंदी विषय नहीं पढ़ा पाती थी। दोनों बच्चे हिंदी की पढ़ाई करते समय अपनी दादी के पास आकर बैठने लगे और दादी बड़े ही अच्छे तरीके से उन्हें सब समझा देती। विमला जी के आने के बाद घर साफ सुथरा और व्यवस्थित रहने लगा था। घर की एक एक चीज
बड़े करीने से रखी होती थी। घर में आते ही कोमल और रवि को एक सुखद एहसास होने लगा था। कोमल तो उनसे बहुत ज्यादा प्रभावित हो गई थी। अपनी सासू माँ के प्रति उसके मन में एक अपनापन और प्यार उमड़ने लगा था। शाम को ऑफिस से घर आने के बाद कोमल सबके लिए चाय बनाती और सब लोग एक साथ बैठकर गर्मा गर्म चाय का आनंद लेते। सारा दिन काम करते करते सासू माँ थक जाती होंगी, ये सोचकर रात का खाना कोमल बना दिया करती थी और बड़े प्यार से अपनी सासू माँ को बिठाकर खिलाती थी। विमला जी को अपने बेटे के घर आए हुए 1 महीना होने को आया था। तभी एक दिन वृद्धाश्रम से फोन आ गया, मिस्टर रवि, नई बिल्डिंग तैयार हो गई है, अब आप अपनी माता जी को यहाँ छोड़ सकते हैं। इतना सुनते ही रवि चौंक गया। इस 1 महीने के समय में वो ये भूल गया था कि वो अपनी माँ को केवल कुछ समय के लिए ही यहाँ लेकर आया है, लेकिन माँ को वापस छोड़ने जाने का उसका बिल्कुल भी दिल नहीं था। भरे गले से उसने कोमल से माँ को छोड़ने जाने की बात कही तो कोमल भी कुछ परेशान सी हो गई। फिर बोली, क्या माँ जी भी यहाँ से जाना चाहती हैं? तो रवि ने कहा, नहीं, उन्होंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा, लेकिन उनके आने से तुम्हें परेशानी तो हो रही होगी, इसीलिए मैंने सोचा है कि मैं कल ही माँ को छोड़ाऊंगा। इस बात पर कोमल आंखें तरेर कर रवि की ओर देखने लगी, लेकिन अब रवि ने कुछ ना कहना ही ठीक समझा और चुपचाप सो गया। लेकिन कोमल की आंखों में नींद नहीं थी। वो काफी देर तक बैठी हुई कुछ सोचती रही। अगले दिन कोमल ऑफिस से जल्दी छुट्टी लेकर घर वापस आ गई। तबीयत ठीक नहीं लग रही थी, इसीलिए आते ही अपने कमरे में बिस्तर पर जाकर लेट गई। उसे परेशानी की हालत में देखकर विमला जी उसके कमरे में आई। माथे पर हाथ रखकर देखा तो वो तप रहा था। बेटा, तुम्हें तो बहुत तेज बुखार है, परेशान होते हुए विमला जी बोली और जल्दी से जाकर दवाइयों के डब्बे में से बुखार की दवाई निकाल लाई। दवाई देकर उसके माथे पर ठंडे पानी की पट्टियां रखने लगी। थोड़ी देर में बुखार कम हो गया तो विमला जी तुलसी और अदरक वाली चाय बनाकर ले आई। कोमल का बुखार तो थोड़ी देर में उतर गया था, लेकिन उसकी आंखों से लगातार आंसू बहते जा रहे थे। अब तक रवि भी घर लौट चुका था, लेकिन कोमल को क्या परेशानी है विमला जी की समझ में नहीं आ रहा था। बिना कुछ बताए वो बस रोती ही जा रही थी, लेकिन शायद रवि को कोमल के रोने का कारण पता था, इसीलिए उसने जानबूझकर अपनी माँ को वृद्धाश्रम छोड़ने के लिए उनका सामान पैक करना शुरू कर दिया। तभी कोमल अपनी सासू माँ से लिपटकर फूट फूट कर रोने लगी और बोली, माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए, आपके प्यार को समझने में मैंने बहुत देर कर दी। बचपन से ही ईश्वर ने मुझे माँ के प्यार से वंचित रखा और जब सासू माँ के रूप में मुझे माँ मिली तो मैं आपकी ममता को पहचान ही नहीं पाई। ऐसा निस्वार्थ प्रेम तो केवल एक माँ ही अपने बच्चों के साथ कर सकती है। अपनी बहू कोमल के मुंह से अपने लिए प्यार भरे शब्द सुनकर विमला जी भी भावुक हो उठी और उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। तभी कोमल बोली, माँ जी, अब आप अपनी इस बेटी को छोड़कर कहीं नहीं जाएंगी, आप यहीं हमारे साथ रहेंगी। इस आधुनिक जीवन की भागदौड़ में मैं आज तक समझ ही नहीं पाई थी कि हमारे बड़ों का हमारे जीवन में कितना महत्व है। दादा दादी द्वारा दिए गए संस्कार और शिक्षा का बच्चों के जीवन पर कितना सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, ये मैंने आपके साथ रहने के बाद देखा। सच कहूँ तो परिवार शब्द का अर्थ भी मुझे आपके साथ रहने के बाद ही पता चला है। माँ जी, अब तो मुझे आपसे तरह तरह के पौष्टिक पकवान बनाने भी सीखने हैं। अब तो मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगी। ऐसा कहते हुए उसने अपनी सासू माँ के गले में अपनी बाहें डाल दी और फिर रोने लगी। चल हट पगली, इतना भी कोई रोता है क्या? विमला जी ने उसे प्यार से झिड़कते हुए कहा और उसकी आंखों के आंसू पोंछते हुए बोली, अरे, अपनी बहू से इतना प्यार पाने के बाद मैं उसे छोड़कर कैसे जा सकती हूँ। तभी पीछे से दोनों बच्चे आए और दादी माँ की टांगों से कसकर लिपट गए। फिर शरारती लहजे में बोले, जाना भी चाहोगी तो भी नहीं जाने देंगे दादी, अब हम आपको कभी नहीं छोड़ेंगे। बच्चों की इन बातों से घर का माहौल खुशनुमा हो उठा और पूरा घर हंसी ठहाकों से गूंजने लगा। सोचने वाली बात है कि आखिर इंसान भगवान से औलाद क्यों मांगता है? इसीलिए कि बुढ़ापे में बच्चे उनकी लाठी बने
और जिंदगी का आखिरी दौर आसानी से अपने पोते पोतियों के साथ हंसते खेलते गुजर जाए। माँ बाप बच्चों के लिए हर कुर्बानी देते हैं, उन्हें हर सुख सुविधा देकर पालते हैं। इसीलिए बच्चों का भी फर्ज बनता है कि जीवन की इस संध्या बेला में जब बुजुर्गों को उनके साथ की जरूरत होती है, तो वे माता पिता के लिए वो सब कर्तव्य निभाएं जिसकी आशा वे उनसे करते हैं।